जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो, ईयर 2025 ईयर ऑफ द रिफॉर्म्स डिक्लेयर किया गया है माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। इसी उपलक्ष्य में डिपार्टमेंट ऑफ एक्स एंड वेलफेयर की तरफ से इतिहास में पहली बार नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जहां पर पूर्व सैनिकों के कल्याणकारी जो स्कीम है, किस तरीके से उनका वेलफेयर हो, उस पर चर्चा हुई। वो सारी जो एक्टिविटी थी, आप खुद सुनिए नेशनल कॉन्क्लेव के अंदर किन किन चीजों पर चर्चा हुई और किन किन चीजों की जानकारी शेयर की गई। शुभ संध्या। माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह, जनरल अनिल चौहान, PVSM, UISM, AVSM, SM, VSM, Chief of Defence Staff, General Upendra Dwivedi, PVSM, AVSM, AD-Conf, Thal Senaध्यक्ष, Dr. Nitin Chandra, IAS Secretary, Department of Ex-Servicemen Welfare, Shri Mayank Sharma, IDAS Financial Advisor, Defence Services, Mr. Ajay Kumar, Joint Secretary, Department of Ex-Servicemen Welfare, देश के कोने कोने से आए प्रशासनिक पदाधिकारी एवं निदेशक, केंद्रीय सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड, भारी तादाद में आए सैनिक, पूर्व सैनिक, देशभक्त प्रतिभागियों का पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सशक्त नेतृत्व में कार्यशील केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ओर से मैं कर्नल JK सिंह आप सभी का इस विशेष नेशनल कॉन्क्लेव 2025 के शुभ अवसर पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सबकी गर्वमयी उपस्थिति के अभिमान में माननीय रक्षा मंत्री महोदय के सम्मान में कुछ खास करेंगे इस जहान में, कुछ खास करेंगे इस जहान में, स्वर्ग खींच कर ले आएंगे अपने हिंदुस्तान में, स्वर्ग खींच कर ले आएंगे अपने हिंदुस्तान में। अब मैं डॉक्टर नितिन चंद्रा IAS सचिव पूर्व सैनिक कल्याण विभाग से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया स्वागत संबोधन देने की कृपा करें। सचिव पूर्व सैनिक कल्याण विभाग। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, FADS डॉक्टर मयंक शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी DSW श्री अजय कुमार, यहाँ इस हॉल में उपस्थित राज्य सरकार और भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हुए सभी सीनियर पदाधिकारी, मीडिया पर्सन्स, आपको इस मंत्रालय के तरफ से आयोजित प्रथम नेशनल कॉन्क्लेव में स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। हम सब की बहुत इच्छा थी कि हम लोग परस्पर एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को देखें, एक दूसरे से बातचीत करें और एक दूसरे की समस्याओं को कैसे अच्छे तरीके से सुधारा जा सकता है, उसका समाधान किया जा सकता है, उसके ऊपर हम कुछ विचार विमर्श करें। और इसी बिंदु को देखते हुए इस नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। और जब हम आइडियाज़ की बात करते हैं, नए नए विचारों की बात करते हैं, तो सबसे अग्रणी हैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, क्योंकि उन्होंने बंडल ऑफ आइडियाज, खाली एक आइडिया नहीं, बंडल ऑफ आइडियाज को जेनरेट करने के लिए 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित कर दिया और सभी विभागों से कहा कि आप लोग अच्छे अच्छे आइडियाज लेकर के आए, जिससे कि हमारे मंत्रालय का जो कार्य है वो और अधिक अच्छे तरीके से किया जा सके। हमारे मंत्रालय का जो
नेचर है, जो कैरेक्टर है, उसमें वेलफेयर को लेकर के सिर्फ एक ही विभाग है और वो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। बाकी नेशनल सिक्योरिटी एंड उससे कनेक्टेड बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे कामों को संभालने के लिए बाकी विभाग है। लेकिन ये एक ऐसा विभाग है जहां पर सिर्फ केंद्र सरकार अकेले काम नहीं कर रही, इसमें सारे राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी मिल करके काम कर रहे हैं। और यह काम कैसा है? लगभग 32 लाख पूर्व सैनिक और उनके परिवारजनों की सेवा को देखने की जो जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी वहन कर रहे हैं हमारे 10,000 से अधिक अधिकारी, जो कि देश के कोने कोने में काम कर रहे हैं। आश्चर्य यह भी होता है कि यह सेवा का जो प्रस्तुति है, यह सिर्फ किसी चंद शहरों में नहीं हो रहा है, राज्य कैपिटल में ही सिर्फ नहीं हो रहा है, ये दूर दराज गांवों में भी हो रहा है। क्योंकि जहां हमारे पूर्व सैनिक भाई रहते हैं, जो हमारे पूर्व सैनिक के परिवारजन रहते हैं, जहां भी रहते हैं, दूर दराज पहाड़ों में हो सकता है वो रहते हों, रेगिस्तानों में हो सकता है रहते हों, जहां भी रहते हों, हमें उनको सेवा प्रदान करना है। और उन सेवा को देने के लिए हमारे राज्य और केंद्र सरकार मिलकर कार्य कर रहे हैं। 400 से भी अधिक केंद्रीय सैनिक जिला सैनिक बोर्ड और सभी राज्यों में राज्य सैनिक बोर्ड कार्यरत हैं, और उन सबको अगर मिला लिया जाए तो 10,000 से भी अधिक पदाधिकारी उसमें काम कर रहे हैं। अनेकों वेलफेयर स्कीम्स चल रहे हैं। हमारे केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से 10 वेलफेयर स्कीम्स चलते हैं, जिसमें सभी स्टेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के भी अपने अपने वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो भी कई तरह के वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इस नेशनल कॉन्क्लेव के माध्यम से एक राज्य दूसरे राज्य के वेलफेयर स्कीम्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को देख सकता है, क्योंकि स्कीम एक ही है, टारगेट ग्रुप एक ही है, लेकिन सभी राज्यों के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स अलग अलग हैं। हम कैसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हम क्रिएट कर सकते हैं? कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर सबसे उत्तम है? क्या उसको हम कॉपी कर सकते हैं? उसको इमिलिएट करके क्या हम अपने राज्यों में इंप्लीमेंट कर सकते हैं? मैंने देखा है कि इस कार्य को आगे करने के लिए सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। इस विभाग के कार्यक्रमों को लेके इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ्स हैं, राज्यों में हो या केंद्र में हो। मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है, इसलिए कि मैं जितने दूसरे विभागों में काम किया हूं, उतना स्ट्रेंथ मैंने इस विभाग के कार्यक्रम को लेकर नहीं देखा कभी भी। क्यों? क्योंकि इस विभाग के कार्यक्रम को चलाने के लिए हर राज्य के गवर्नर भी इन्वॉल्व हैं। हर राज्य में स्टेट मैनेजमेंट कमेटी है जिसके चेयरमैन गवर्नर है। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए हर राज्य के चीफ मिनिस्टर भी इसमें इन्वॉल्व हैं डायरेक्ट, क्योंकि जिस विभाग से ये स्कीम जुड़ा है उस विभाग को चलाने वाले चीफ मिनिस्टर ही हैं। और आज हाल में ही हमने देखा कि जुडिशियरी से भी बहुत इंटरेस्ट इसमें दिखाया गया पूर्व सैनिक कल्याण को लेकर के। उन्होंने क्या इंटरेस्ट दिखाया? उन्होंने कहा कि हमारे पास लीगल सर्विसेज और लीगल एड देने के लिए एक बहुत बड़ा स्कीम है, क्या हम उस स्कीम को सभी एक्स सर्विसमैन को दे सकते हैं? तो उन्होंने हमसे चर्चा करके, हमारे विभाग के साथ कंसल्टेशन करके, उन्होंने एक स्पेशल स्कीम तैयार किया, जिसके कारण आज सभी जिला सैनिक बोर्ड के ऑफिस के अंदर एक नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एक छोटा सा ऑफिस भी काम कर रहा है, जिसमें कि सभी एक्स सर्विसमैन को फ्री लीगल एड देने की व्यवस्था की गई है।
इसके साथ साथ उनको माध्यम से, उनके माध्यम से, एक सर्विसमैन के माध्यम से अगर किसी दूसरे व्यक्ति को कोई लीगल एड दिया जा सके तो उसके लिए वो लोग अच्छे एक सर्विसमैन को भी चिन्हित कर रहे हैं और उन्हें ट्रेन कर रहे हैं एज पैरा लीगल वॉलंटियर्स, और उनके माध्यम से कैसे देश के करोड़ों नागरिकों तक पहुंचा जा सके जिससे कि फ्री लीगल एड एक मूवमेंट का रूप धारण करे और हर लोग को पहुंचे। इसके लिए जुडिशरी ने बहुत इंटरेस्ट इसमें शो किया है। तो इस विभाग के कार्यक्रम को चलाने के लिए जब देश के सारे गवर्नर, देश के सारे मुख्यमंत्री और खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब इतना प्रोत्साहन मिल रहा है तो इस कार्यक्रम को कैसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये तो बहुत ही आसान है और आप सभी जितने लोग यहां बैठे हैं सभी का फौज से किसी न किसी प्रकार का रिश्ता रहा है। आप सभी पूर्व सैनिकों के रिक्वायरमेंट्स को, उनकी क्या आवश्यकता है आप समझते हैं और हमें बहुत खुशी के साथ ये कह रहे हैं कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा डायरेक्ट सभी आर्मी कमांडर्स को एक लगभग 40 पन्ने का एक लेटर भेजा गया जिसमें विस्तृत जानकारी दी गई कि कैसे हर आर्मी कमांडर वेटरन्स वेलफेयर के लिए, एक सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करेगा। सभी एक्टिविटीज को उन्होंने चिन्हित किया। विमेन एम्पावरमेंट के लिए कैसे एक सर्विसमैन को जोड़ा जा सकता है, यूथ के एम्पावरमेंट के लिए कैसे जोड़ा जा सकता है, पॉवर्टी एलिविएशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कार्यक्रम के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में उसे कैसे जोड़ा जा सकता है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेंथनिंग में कैसे उसको जोड़ा जा सकता है, हेल्थ केयर सर्विसेज में कैसे उसको जोड़ा जा सकता है, एजुकेशन फील्ड में कैसे उसे जोड़ा जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्यक्रम जो रोड्स का कार्यक्रम है, पावर प्लांट का बनाने का कार्यक्रम है, लैंड एक्विजिशन की जो समस्या रहती है उससे कैसे जोड़ा जा सकता है। इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सभी आर्मी कमांडर्स को दिया। इससे हमारा काम और भी बहुत हल्का हो गया और आपको मैं धन्यवाद देते नहीं थकूंगा क्योंकि जब भी मैं किसी भी राज्यों में गया हूं और वहां के आर्मी कमांडर से मिला हूं, उन्होंने पूरे सद्भावना के साथ, पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उन्होंने राज्य सरकार के साथ, हमारे साथ और अपने टीम को मिल करके कैसे तरह तरह की व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उनके एरिया में किया जा सकता है वो कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले बिहार राज्य के जो कमांडर हैं श्री विवेक भारद्वाज, उन्होंने छपरा जिले में राज्य सरकार के साथ बातचीत करके जमीन की व्यवस्था कराई और वहां एक नया पॉलीक्लिनिक के फाउंडेशन स्टोन भी ले किया गया। ये सब संभव इसीलिए हो पा रहा है कि राज्य सरकार और जितने भी एरिया कमांडर्स हैं सबके सहयोग से जो काम इतने दिनों से थमा हुआ दिखता था वो अचानक से प्रगति कर रहा है। और हमारे सबसे खुशी की बात है कि हमारे पास जो नेतृत्व देने वाले हैं, खुद श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे रक्षा मंत्री, वो हमेशा ये प्रश्न करते रहते हैं कि हम एक सर्विसमैन वेलफेयर के लिए हम क्या क्या नया से नया कदम ले सकते हैं। और उन्होंने बहुत सारे नए कदम के बारे में उन्होंने डिसीजंस भी लिए हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि हर साल हम लोग करीब 8 जॉब फेयर हम लोग करते थे जिसमें कि हम कॉर्पोरेट हाउसेस को बुलाते हैं और वहां पर एक्स सर्विसमैन को हम इंटरेक्शन कराते हैं कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ और उनका एम्प्लॉयमेंट के लिए बात करते हैं। 8 जॉब फेयर के जगह पे हमने व्यवस्था की 24 जॉब फेयर की, महीने में 2 जॉब फेयर।
और अभी तक हम लोगों ने लगभग 8 जॉब फेयर हम लोगों ने संयोजित कर लिया है, जिसमें मोर देन 40,000 लोगों के लिए कॉरपोरेट जगत में हम लोगों ने जॉब की व्यवस्था करने की तैयारी भी की है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज क्या हम कर सकते हैं। भारत इतनी तीव्र गति से प्रगति कर रहा है, नए टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के साथ MOU करके उन्हें कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, इन सभी क्षेत्रों में कैसे ट्रेनिंग दी जा सकती है, उसका भी कार्यक्रम हम लोगों ने कर लिया है। और हर महीने लगभग 1700 से भी अधिक एक्स सर्विसमैन को हम इन सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। इसके अलावा जब स्वास्थ्य की बात हम जब करते हैं तो उसमें हम लोगों ने जो नए कदम उठाए, हमारे पास पॉलीक्लिनिक्स हैं जिसके माध्यम से हम स्वास्थ्य सेवा देते हैं। इन पॉलीक्लिनिक की संख्या 430 के लगभग है। इनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई। हमें जो इनकरेजमेंट मंत्री जी से मिला उसके कारण इसकी संख्या आज 456 हो गई है। नए जगह में जहां पर पॉलीक्लिनिक की व्यवस्था नहीं थी वहां पर नए नए पॉलीक्लिनिक अब बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग पॉलीक्लिनिक थी जिनको अपग्रेडेशन करने की आवश्यकता थी, जहां पर बहुत भारी संख्या में एक्स सर्विसमैन आकर के सेवा ले रहे थे, उन पॉलीक्लिनिक्स को एक्सपैंड करने की जरूरत थी, नए स्टाफ देने की जरूरत थी। वैसे वैसे 50 पॉलीक्लिनिक्स को अपग्रेडेशन किया गया है, उनका एक्सपेंशन किया गया है। पॉलीक्लिनिक्स के जो डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ थे और दूसरे भी जो स्टाफ थे, क्लिनिकल स्टाफ जो थे, उनकी सैलरी फ्रोजन थी सिंस 2017। उन सभी की सैलरी बढ़ाई गई। ये सारा संभव हो सका सिर्फ हमारे रक्षा मंत्री के नेतृत्व के कारण और उनके गाइडेंस के कारण, जो कि ESM वेलफेयर से हर समय जुड़ा रहा है। इसके अलावा केंद्रीय सैनिक बोर्ड के जो 10 वेलफेयर स्कीम हैं, उनमें जो ग्रांट्स दिए जा रहे हैं, वो भी ग्रांट्स जो है लगभग पिछले 4-5 सालों से फ्रोजन थी। उन ग्रांट्स को भी बढ़ाने के लिए प्रस्ताव बनाया गया है। तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि जो पेन्यूरी ग्रांट्स, विडो मैरिज ग्रांट्स के बारे में आज सुबह चर्चा भी हो रही थी, बहुत सारे ग्रांट्स के जो अमाउंट पहले से थे वो भी अब बढ़ाए जा रहे हैं। राज्यों में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स बनाने का आइडिया भी हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया कि जब एक सर्विसमैन अपने गांव से उठ करके पॉलीक्लिनिक में सर्विस लेने आता है, फिर वो कैंटीन में जाता है तो वो दूसरे जगह लोकेटेड होता है, जिला सैनिक बोर्ड के पास जाता है तो वो तीसरे जगह लोकेटेड होता है, पेंशन के लिए कुछ और व्यवस्था उसकी होती है। तो उस तरह से एक सर्विसमैन को सेवा लेने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाना पड़ता है, जिससे उसका समय, उसका खर्च भी बढ़ता है। तो ये आइडिया ऑफ रिफॉर्म्स हमारे पास आया कि कैसे हम हर राज्य में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स बनाएं। इसकी एक पूरी प्लानिंग की जा चुकी है, जो कि कई राज्य इस क्षेत्र में इनफैक्ट बहुत आगे काम भी कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए जमीन भी चिन्हित कर ली है, एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग प्लान भी बना लिया है और बजट भी उसका सैंक्शन करवाया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये आइडिया जो इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स का, जो कि एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आइडिया हमारे विभाग के लिए है, वो विभिन्न राज्यों में बहुत त्वरित गति से इसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में हमारे रक्षा मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री दोनों का बहुत बड़ा विचार रहा है कि ESM वेलफेयर को क्या हम इस तरह से कर सकते हैं कि ESM को भी फायदा हो, लाभ हो और समान नागरिकों की आवश्यकता भी पूरी हो जाए। कॉमन सर्विस सेंटर इससे बड़ा एक टेक्निक नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमन सर्विस सेंटर में विभिन्न राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के 900 से भी अधिक सेवाएं
डिजिटल रूप में दी जा रही हैं। और जो कॉमन सर्विस सेंटर चला रहा है वो एक प्राइवेट व्यक्ति है, और जो डिजिटल सेवाएं देता है उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की गई छोटी सी फीस है भी है। तो वो फीस लेकर के वह व्यक्ति अपना रोजगार भी करता है। तो हम लोगों का ये विचार मंथन के दौरान ये हुआ कि क्या एक सर्विसमैन कॉमन सर्विस सेंटर खोल सकता है। तो हम लोगों ने ये पहल जब आगे किया और राज्य सरकारों से जब डिस्कशन हुआ तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। और आज हम ये देखते हैं कि कई राज्यों में, आंध्र प्रदेश में, असम में, बिहार में और कई दूसरे राज्यों में एक सर्विसमैन के द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर भी खोला गया है, और वह उसके माध्यम से सिर्फ अपना भी जीविका का पालन नहीं कर रहे हैं, बट इसके साथ साथ वो कई दूसरे नागरिकों के भी सेवा प्रदान कर पा रहे हैं। तो इससे बड़ा जो एग्जाम्पल नहीं कहा जा सकता कि कैसे एक सर्विसमैन को हम राष्ट्र के डेवलपमेंट प्रोसेस से हम जोड़ सकते हैं। बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये आह्वान रहा है विकसित भारत का, आत्मनिर्भर भारत का। हम एक सर्विसमैन को विकसित भारत के आह्वान से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें भी रक्षा मंत्री के माध्यम से बहुत कुछ आइडियाज भी हमें आ रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम की बात कही गई। बहुत से राज्यों में हमने देखा कि एक सर्विसमैन के माध्यम से एक पेड़ मां के नाम के अभियान में बहुत संख्या में एक सर्विसमैन ने प्लांटेशन का भी काम किया है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में जम्मू एंड कश्मीर के एक सर्विसमैन, पंजाब के एक सर्विसमैन, इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बड़ा ही क्रिटिकल रोल उन्होंने वहां पर भी प्ले किया है। एक सर्विसमैन वेलफेयर के साथ हमें जोड़ना है विकसित भारत के अभियान को भी। हमें सिर्फ वेलफेयर की ही बात नहीं करनी है, हमें एक सर्विसमैन के एम्पावरमेंट की भी बात करनी है कि कैसे हम किसी एक सर्विसमैन की आवश्यकता को, उसके परिवार की आवश्यकता को पूर्ण तरह से समझते हुए हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। आपको गर्व होगा ये जान करके कि भारत सरकार के द्वारा 1,60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का पेंशन एक सर्विसमैन को दिया जा रहा है हर साल। और पेंशन देने के लिए प्रयागराज पीसीडीए, मुंबई के पीसीडीए और दिल्ली में जो ऑफिसेज हैं उनके माध्यम से सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। और इन्होंने स्पर्श के माध्यम से सारा चीज को एक डिजिटल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिससे कि एक सर्विसमैन भी अगर वो चाहे तो उस सिस्टम में खुद लॉगिन करके अपने रिक्वायरमेंट्स को, अपने क्वेरीज को रेज कर सकता है, और उन सभी क्वेरीज का रिस्पॉन्स एक फिक्स टाइम लिमिट में भी आता है। हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेंशन के जितने ग्रीवेंसेस हैं उनको समाधान करने का प्रयास किया गया है, और उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में विभिन्न ऑफिसर्स, ऑडिटर्स हैं, अकाउंट्स ऑफिसर्स हैं, सर्विस हेडक्वार्टर्स के ऑफिसर्स हैं, रिकॉर्ड ऑफिसर्स के ऑफिसर्स हैं, ये सारे विभिन्न लोकेशन में, भारत के विभिन्न लोकेशन में ये लोग तैनात हैं, और ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एकत्रित होते हैं और हर हफ्ते एक सर्विसमैन के पेंशन के समस्याओं को लेकर के डिस्कशन करते हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि ग्रीवेंसेस रिजोल्यूशन की जो हमारी अचीवमेंट रही है वो मोर देन 97% है। पूरे भारत सरकार में पेंशन की जितने भी ग्रीवेंसेस हैं, आपको आश्चर्य होगा जान करके कि 54 लाख ग्रीवेंसेस में से 44 लाख ग्रीवेंसेस हमारे विभाग से संबंधित थे, और उनमें हमने 97% ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व किया। और इस सब का श्रेय मैं नहीं कहूंगा कि हमारे विभाग को जाता है। हमारे सीजीडीए अरोड़ा जी बैठे हैं,
उनके नेतृत्व में पीसीडीए से, प्रयागराज से श्री अजय यादव बैठे हैं, आशीष यादव बैठे हैं, और आप सभी जो रिकॉर्ड ऑफिसर्स यहां आए हैं, 60 से भी अधिक रिकॉर्ड ऑफिसर्स यहां पर आए हैं, आपके सभी के मिलित प्रयास से यह संभव हो पाया है। और मैं इसके लिए आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का सबसे उत्तम समय, सबसे मूल्यवान समय देश की सुरक्षा में लगाया, वह व्यक्ति जब आज रिटायर होता है, सेना से रिलीज होता है, उसकी सेवा की जिम्मेवारी हमारी है। और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि ये जो हमारी टीम 10,000 व्यक्तियों की है, जो कि सभी अधिकांश एक सर्विसमैन ही है, ये टीम भी एक सर्विसमैन की टीम ही है, ये सभी मिल करके एक ट्रांसफॉर्मेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे नए आइडियाज को जेनरेट कर सकते हैं और अपने अपने राज्य सरकारों से नए रिफॉर्म्स लाने की बात कर सकते हैं। जो हमारे माननीय मंत्री जी का जो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स की जो घोषणा है, इस नेशनल कॉन्क्लेव के माध्यम से हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो लास्ट माइल में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो पदाधिकारी हो या वो ईएसएम हो, उसको भी ये रिफॉर्म का संदेश पहुंचे, उसके भी आइडियाज हमारे तक पहुंचे और इसी मंथन से हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग का ये निरंतर प्रयास हम करते रहे। आप सबको मैं फिर से हार्दिक स्वागत करते हुए आप सबों का अभिनंदन भी करता हूं, आप सबों को बधाई भी देता हूं कि आप सब इतनी अधिक संख्या में यहां आए। जान के बहुत खुशी होती है कि 10 राज्यों को यहां पर पुरस्कृत भी किया जाएगा और 18 बेस्ट ईएसएम्स को बड़ी ही कठिन प्रोसेस के साथ उनको चयन किया गया है। 18 ईएसएम्स को भी नेशनल सर्टिफिकेट्स ऑफ रिकॉग्निशन दिया जाएगा। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जय हिंद। तो साथियों, अभी आपने सुना नेशनल कॉन्क्लेव के ऊपर क्या रणनीति है और किस तरीके से आगे काम करने की उम्मीद है। क्या क्या जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से जो अब तक आपके साल में 8 जॉब फेयर लगते थे, अब उनको बढ़ा के 24 कर दिया गया है और क्या क्या चीज़ें बताई, आने वाले समय में इनका परिणाम अवश्य निकल कर सामने आएगा। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।